सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 29 सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वर्जन कंट्रोल। अब इंक्रीमेंटल टाइप मॉडल या प्रोटोटाइप या एजाइल, जितने भी अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल हैं, इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग वर्जन मतलब ये होता है कि संस्करण, यानी आज जैसे आपने पहली बार सॉफ्टवेयर रिलीज किया तो मान लीजिए इसको आपने दे दिया 1.1, फिर इसको दोबारा जो इसका नया अपग्रेड दिया उसका कर दिया 1.2। अब ये कहां तक जाएगा? जब मेजर चेंज करेंगे तो इसको 2 कर देंगे 2.1। अब ये अलग अलग संस्करण या अलग अलग वर्जन, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे नियंत्रण कैसे करेंगे? तो वर्जन कंट्रोल में हमारे पास वो प्रोसीजर, वो तकनीकें या वो टूल्स हैं, टूल्स मतलब उपकरण, ताकि हम अलग अलग वर्जन जिसके कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स के, अब मैं इसको केवल सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इसको ऐप नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपने यूज किया, जब भी आप आगे चले तो जो जो वर्क प्रोडक्ट, जो मेजर वर्क प्रोडक्ट बने, उनका वर्जन है ये। क्योंकि अगर आप यूजर मैनुअल बनाएंगे उसका भी वर्जन होगा 1.1, 1.1.1 ऐसे करके, और इसका वर्जन हो सकता है आपके सोर्स कोड के वर्जन से अलग हो, जबकि ये दोनों साथ ही हो, ये भी हो सकता है। तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम या जो वर्जन या नंबरिंग को कंट्रोल करेगा, कौन सा अभी है, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा पहले था, इसमें 4 कैपेबिलिटी होती है, 4 मेन चीजें होती हैं। पहली चीज तो होगी कि डेटाबेस, जिसके अंदर आप ये रखेंगे। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मैंने बताए, चाहे वो आपका एक छोटे से यूएमएल डायग्राम से लेकर बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो सकता है, तो वो रिपोजिटरी में रखा जाएगा। इसके अलावा वर्जन का मैनेजमेंट। अब आपको वर्जन का मैनेजमेंट ऐसे बताऊं कि ये इस तरीके से मैनेज होता है कि भाई ये वर्जन यहां पर है, अगला वर्जन यहां है, अगला वर्जन यहां है, तो ये इंटरनली मैनेज होता है, ओके, ताकि कोई भी डिफरेंस हो, जैसे ये सीएमएस का काम है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि उसे पता है 1.1 और 1.2, इसमें 1.2 लेटेस्ट है, 1.1 पुराना है। वे एक फैसिलिटी। अब अगर आपको एक नया बिल्ड बनाना है, या ये कहें कि नया डिलीवरी सॉफ्टवेयर बनाना है या नया डिलीवरेबल बनाना है, तो आपको ये सीएमएस क्या करेगा, जो लेटेस्ट यूजर मैनुअल होगी, लेटेस्ट डिलीवरेबल होगा, जैसे आपका कोड हो गया, या लेटेस्ट आपका यूजर मैनुअल के साथ कंपैरिजन गाइड हो सकती है, इंस्टॉलेशन गाइड हो सकती है, तो लेटेस्ट जो यूजर को देना वो सबको कंबाइन करेगा, और ये मेक फैसिलिटी वही काम करेगी कि कोई एक वर्जन बना के ये वो तैयार कर देगा। इसके अलावा एक बग ट्रैकिंग भी है इसमें, कि इस पर्टिकुलर यूजर मैनुअल में ये चीज चेंज नहीं हुई है, या इस कोड में या इस मॉड्यूल में ये सारे बग्स हैं, उसकी रिपोर्टिंग है ये, और उसकी ट्रैकिंग होती है कि इस बग्स 5 बग्स थे, 4 ठीक कर लिए गए, एक बाकी है अभी, तो ये एक बाकी इसके साथ लिंक्ड रहेगा जब तक वो ठीक नहीं होगा। तो एक तो बग्स या प्रॉब्लम को ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना, और ये देखना कि कौन कौन से आउटस्टैंडिंग इश्यूज, कौन कौन सी प्रॉब्लम बच गई है। हर एक, ये केवल एक के लिए नहीं कह रहा हूं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी आपके जो SCIs है, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। यहां थोड़ा आपको बताता हूं, जैसे आपका सोर्स कोड है, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि यहां पर आपका एक नंबर होगा, वो रिवीजन कंट्रोल करेगा, और इसके अंदर कुछ फाइल्स होंगी। तो यहां आप देखिए, जैसे ये SVN है, सब वर्जन जिसे कहते हैं, SVN में आपको बता रहा था पहले भी, ये गिट है, GIT, और ये काम इनका यही है कि यहां पर आपकी रिपोजिटरी है, आप अपना यहां पर अपडेट करते हैं, सारे के सारे लोग जो है वो यहां पे जाके अपडेट करते हैं। तो एक तो कमिट होता है, एक चेकआउट होता है, अपडेट भी होता है, जैसे हम डेटाबेस में करते हैं उसी तरीके के नाम रखे गए हैं। इस रिपोजिटरी को जो कंटेंट है उसको आप क्लोन कर सकते हैं, और जो चेंज करेंगे फिर वहां पर आप उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, अपडेट को कमिट कर सकते हैं, जैसे यहां किया। चेंज कंट्रोल। अब सारा जो SCM आया है, SCM का मतलब ये है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन, लोग, काम बढ़ता है तो चेंजेस होंगे, और उस चेंज को कैसे पता चलेगा कि आज क्या चेंज किया, कल क्या चेंज किया,
उसके लिए मेन चीज जो SCM है वो है चेंज कंट्रोल, परिवर्तन का नियंत्रण। तो आज के समय में इन्होंने, जेम्स बैक साहब ने कहा चेंज कंट्रोल के बारे में, उन्होंने कहा कि चेंज या परिवर्तन को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना ये बहुत जरूरी है, बहुत वाइटल है। लेकिन ये भी देखना है कि एक छोटा सा चेंज जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर को बिगाड़ देगा, और एक यही छोटा सा चेंज एक सॉफ्टवेयर को का जो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी फेलियर आने वाली है, उसको ठीक भी कर देगा, है ना। तो ये चेंज कंट्रोल जरा प्रॉपर होना चाहिए। अब आप देखिए फ्लो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं कि चेंज कंट्रोल होते कैसे हैं। इसका पूरा एक तरीका है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब मान लीजिए कोई परिवर्तन है, ये परिवर्तन कौन देखेगा? या तो हो सकता है इन हाउस सॉफ्टवेयर टीम देखे, बड़ा मुश्किल है इसको देखना, लेकिन जो यूजर को जब देते हैं तो यूजर बताता है मुझे ये परिवर्तन चाहिए इसमें। तो चेंज रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? यूजर की तरफ से। अब डेवलपर इसको देखता है कि ये जो चेंज है, जो वो परिवर्तन मांग रहा है, यूजर मॉडिफिकेशन मांग रहा है, उसको डेवलपर इवैल्यूएट करता है और वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा कि देखिए साहब ये चेंज है, ये मांगा गया है। अब जो चेंज कंट्रोल एक अथॉरिटी है, क्योंकि डेवलपर तो डेवलपर है, उसके ऊपर प्रोग्राम लीडर होगा, प्रोग्राम मैनेजर होगा, वो डिसाइड करेगा कि इस चेंज का क्या करना है। अगर आउटराइट इन्होंने कहा कि चेंज नहीं करना है तो ये खत्म हो जाएगा, यूजर को बता दिया जाएगा साहब सॉरी, ये जो चेंज आपने कहा ये नहीं हो पाएगा, अपने कारण दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये चेंज होना है तो अब आपके जैसे ये है, जैसे पहला चेंज किसी ने कहा चेंज 1, फिर चेंज 2, चेंज 3, ये एक क्यू में लग जाएगा और ECO जनरेट होगी, यानी कि हर एक चेंज का ECO, इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, क्या है ये? इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, ये जनरेट होगा हर एक चेंज के लिए, क्यू में आ गया। अब इनको, अब लोगों को आप बकायदा इसके लिए असाइन किया जाएगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद इसमें एक एक करके उठा के इसमें चेंज किया जाएगा। जो जैसे C1 में चेंज हुआ या C2, जो भी उठाया गया, पहले C1 के बाद ही C2 आएगा, उसके बाद इसको ऑडिट किया जाएगा। जो चेंज हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया, जो चेंज यहां कहा गया था, उसको ऑडिट किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम चेंज हुआ है प्रॉपरली उस तरीके से जैसे माना गया। उसके बाद एक बेसलाइन क्रिएट हो जाएगी कि ठीक है, बड़ा मेजर चेंज हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग का मतलब अब यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग एक्टिविटी यहां पर चलेगी। उसके बाद ये जो चेंजेस हैं वो नए वर्जन में डाले जाएंगे, इसको रिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट रिलीज में ये परिवर्तन, ये चेंजेस डाले जाएंगे। उसके बाद नया वर्जन इस चेंजेस के साथ बनाया जाएगा। उसके बाद सारे जितने भी आइटम हैं जो इसके साथ, क्योंकि चेंज हो सकता है कोड में हो, चेंज हो सकता है डॉक्यूमेंट में हो, चेंज अलग अलग डिलीवरेबल्स में हो सकता है, तो अब सारे चेंजेस जो होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम, क्योंकि ये देखा जाएगा कि भाई ये जो चेंजेस सब जगह किया गया है कि नहीं किया गया है। जब ये चेंज हो जाएगा, इसका ऑडिट हो जाएगा, तो ये नया वर्जन में सबको डाल के एक नया वर्जन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, देखिए होता यह है कि जैसे आपकी कंपनी है, उसने कुछ पैसा खर्च किया। अब ऑडिटर या ऑडिट टीम आती है, वो देखती है कि ये जो पैसा सही खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं गलत खर्चा तो नहीं हो गया, किसी ने पैसा चुरा तो नहीं लिया, कोई मार तो नहीं लिया, गलत जगह तो नहीं भेज दिया। तो ऑडिट ये होता है, चेक और वेरीफाई करने का तरीका होता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी ऑडिटिंग होती है, और जैसे हम क्या करते हैं कि 20 रुपए यहां गए, 30 रुपए यहां गए, इसकी अकाउंटिंग रखते हैं, वैसे यहां पर स्टेटस की अकाउंट रखते हैं हम लोग, किसमें? SCM में, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। तो ये ऑडिट और किसका होगा? सभी का होगा। जो SCIs है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, जो चेंजेस आए हैं उनका ऑडिट होगा, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है उनका ऑडिट होगा, और स्टेटस अकाउंटिंग, इनके क्या क्या स्टेटस है ECOs में बता रहा हूं मैं आपको। जो चेंज मैंने कहा था, इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर्स, और उसको रिपोर्ट भी करना है, लोगों को बताना भी है कि ये चेंज हो गए हैं। तो होता यह है इसमें कि एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट, ये एक तरीके से टेक्निकल रिव्यू, या कहें कि जो तकनीकी समीक्षा है जो पूरे प्रोजेक्ट में चल रही है, उसको ये मदद करता है, राइट। और ये मदद करता है किसके लिए? जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट आपने तैयार किए हैं या फिर आइडेंटिफाई किए हैं, वो इस रिव्यू में, टेक्निकल रिव्यू में शायद
आप ना देख पा रहे हो या जिसके बारे में बात नहीं हो रही हो, टेक्निकल रिव्यू में उसके बारे में बात नहीं हो रही हो। तो ये जो SCM ऑडिट होता है वो क्या करता है कि वो चंद सवाल पूछता है जिससे और चीजें क्लियर होती है। ऑडिटिंग का मतलब ही ये है सवाल पूछना। हाँ भाई, ये पैसा खर्च क्यों किया, इतना क्यों किया, ये कहाँ जाना था, इसका मुझे जरा बिल दिखाओ, ये सब होता है इसमें। तो क्या ये जो ECO मतलब इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर, क्या चेंज जो ECO में था वो चेंज कर दिया गया है? इसके अलावा और भी कोई मॉडिफिकेशन किए गए हैं? क्या टेक्निकल रिव्यू जो आपने चेंज की है उसकी करेक्टनेस के लिए किया गया था? क्या वो पूरे जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस हैं वो फॉलो किए गए, स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए इन सबको करने के लिए, यहां पूछा जाता है। इसके अलावा क्या SCI में जो भी आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है उसमें चेंज आपने हाईलाइट कर दिए हैं, और अगर किए हैं तो कौन सा डेट है, कौन ऑथर है, और क्या जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है उसमें और उसके साथ लिंक्ड जो भी है उसमें चेंज क्या कहते हैं प्रोपोगेट हुआ है? क्या आपने SCM प्रोसीजर पूरे फॉलो किए हैं कि हर चीज चेंज को लिखना है, रिकॉर्ड करना है और लोगों को बताना भी है, क्या प्रॉपर फॉलो किए गए हैं? और जैसे मैंने बताया कि क्या जितने भी रिलेटेड SCIs हैं इसके साथ वो अपडेट कर दिए गए हैं। तो जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट है उसमें यही होता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फॉर वेब इंजीनियरिंग। अब वेब इंजीनियरिंग मतलब ये है कि वेबसाइट, वेब ऐप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वेब ऐप के बारे में। इसमें आप मोबाइल ऐप भी जोड़ लीजिए क्योंकि वो भी उसी तरीके की चीजें इसमें होती है। तो अब ये है कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर और एक वेब ऐप में बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट होता है। अब आप देखेंगे किसी वेबसाइट में, यहां आप देखेंगे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, आपको ग्राफिक्स मिल जाएगी, एप्लेट्स होंगे, स्क्रिप्ट्स होगा, ऑडियो वीडियो तक होगा, फॉर्म्स होंगे जैसे फीडबैक फॉर्म वगैरह होते हैं, एक्टिव पेज एलिमेंट होंगे, कुछ डेटा स्ट्रीम हो रहा होगा, हो सकता है कोई ऐसी वेबसाइट जो क्रिकेट या फुटबॉल दिखा रही हो। ऐसे तमाम तरह के कंटेंट होते हैं एक वेबसाइट पे या एक वेब ऐप पे या एक मोबाइल ऐप पे। तो अब इतने सारे कंटेंट को, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में तब्दील करना, बेसिकली तो हर चीज को हम SCI या कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में ही तो बताते हैं कि ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है और आप इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो मेन चीज इसमें यही है कि कंटेंट को कैसे हैंडल करना है। लोग, अब होता यह है कि ये जो वेब ऐप है, जैसे हमने कहा था वेब ऐप में कौन सा तरीका हम अपनाते हैं, नॉर्मली हम इंक्रीमेंटल तरीका अपनाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस का। इसी इंक्रीमेंटल जो तरीका है उसमें एक आदमी दूसरा आदमी हो सकता है कि ये एक कंटेंट को दोनों ही चेंज कर रहे हो, और अक्सर ये आप देखेंगे होता रहता है, दोनों एक साथ चेंज कर रहे हैं। तो यहां तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगी। अब जैसे ही आपने एक वेबसाइट या वेब ऐप बनाया, अब वो स्केल होगी, स्केल मतलब वो बढ़ेगी। जब फेसबुक आया तो कितने यूजर थे, आज कितने यूजर हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो धीरे धीरे यूट्यूब जब आया था कितने यूजर थे, आज कितने यूजर्स हैं, तो वो बढ़ता है। अब अगर इसमें अगर थोड़े से भी आप चेंज करेंगे तो वो कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो इसी तरीके से ये जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर कोई चेंज करना है आपको, उसी हिसाब से इसको मैनेज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसी स्केल में, उसी कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाना पड़ेगा, स्केलेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम सवाल है कि कौन ये वेब ऐप किसका है, कौन इसको ओन करता है। इसके अलावा कौन ये जो वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कौन इसकी एक्यूरेसी को पढ़ता है, पकड़ता है, ठीक करता है, या कौन उसको वेरीफाई करता है। इसके अलावा क्या जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किया जा रहा है, क्योंकि आपने जो भी पब्लिश किया वो तो पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया ना। इसके अलावा इन परिवर्तन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और पैसा कौन देगा, ये मेन चीज है इसमें। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, SVN भी दिखाया मैंने आपको अभी, गिटहब भी है, ऐसी टॉर्टोइस के थ्रू आप आराम से लोकल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आती है। CMS एक ऐसा सिस्टम है जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का ही काम करता है। तो जब आप वेब इंजीनियरिंग के बारे में या वेब ऐप के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आपका होगा एक कलेक्शन सिस्टम, एक होगा मैनेजमेंट सिस्टम, एक होगा पब्लिशिंग सिस्टम। पहले मैं आपको कलेक्शन सिस्टम के बारे में बताता हूं। जो कलेक्शन सिस्टम है उसमें वो सारे काम होते हैं ताकि कंटेंट को बनाया जा सके या क्रिएट किया जा सके, और वो सारे टेक्निकल फंक्शन जो इस कंटेंट के साथ काम करेंगे
ताकि इस कंटेंट समझ गए ना आप क्या क्या है इसमें, जो भी डायनामिक वेब और स्टैटिक चीजें हैं आपके वेबसाइट पे, वेब ऐप पे या मोबाइल ऐप पे, उसे हम कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट को आप कन्वर्ट कर सके, ताकि क्योंकि अब आपको वेब ऐप पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे आप, इसको HTML में होगा, या फिर अगर डेटाबेस के से रिलेट करें तो आपका XML में होगा। ये तरीका होना चाहिए। और इसके बाद किस तरीके से आप इसको क्लाइंट साइड में दिखाएंगे, ये एक कलेक्शन सब सिस्टम इसे कहते हैं। मैनेजमेंट सब सिस्टम में क्या होगा, ये रिपोजिटरी आएगी, आप कहाँ रखेंगे इसको। तो कंटेंट डेटाबेस देख रहे हैं आप, ठीक है, सारे कंटेंट आप कहाँ रखेंगे, मेन चीज ये है इसमें। अब डेटाबेस की कैपेबिलिटी क्या है, यानी अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि मुझे सारे के सारे ऑडियो दिखा दो, सारे वीडियो दिखा दो, तो इसको लाने, इसको रिट्रीव करने की इसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और ये सब अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर में काम कर रहे होंगे, वो भी आपको कंटेंट में देखना है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन, जैसे अब यहां पर वर्जन कंट्रोल करना है आपको, यहां पर चेंज मैनेजमेंट करना है, यहां पर चेंज ऑडिटिंग करनी है, यहां पर रिपोर्टिंग करनी है, वो सारे काम जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद ये सारे काम कर सके, वो भी यहां पर आपको करने हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे ये सर्वर साइड है, ये क्लाइंट साइड है, यहां पर एक पब्लिशिंग सब सिस्टम भी है। वो क्या करेगा, यहां से कंटेंट उठाएगा, इसको उस तरीके से चेंज करेगा जैसे, मतलब इसका जो चेंज होगा वो यहां क्लाइंट साइड पे दिखाया जा सके। तो इसके लिए वो काम करता है टेम्पलेट पे, मतलब ये इसके लिए अलग अलग टेम्पलेट होते हैं। ये पब्लिशिंग सब सिस्टम इस डेटाबेस से चीजें उठा के आपको दिखाने के लिए टेम्पलेट्स का उपयोग करता है। तो हर एक जो टेम्पलेट होगा वो क्या करेगा, मतलब हर एक टेम्पलेट काम, ये कुछ नहीं, ये फंक्शन है, ओके। वो क्या करेगा, अलग अलग कंटेंट को दिखाने का काम करेगा। जैसे स्टैटिक एलिमेंट्स हो गए, अगर टेक्स्ट, ग्राफिक, मीडिया आपका स्क्रिप्ट है, तो उसमें तो कोई परिवर्तन चाहिए नहीं, वो तो उठा के आपको सीधा यहां पर दिखा देगा, यहां से उठा के। तो वो टेम्पलेट, मान लीजिए टेम्पलेट 1 हो गया, ये आपका स्टैटिक एलिमेंट्स के लिए हो गया। ये जो आपका टेम्पलेट हो गया वो पब्लिकेशन सर्विस के लिए हो गया, यानी पहले कंटेंट को उठाएगा, उसको रीफॉर्मेट करेगा पहले, ताकि आपको दिखाया जा सके, और उसके बाद जो भी कन्वर्जन होगा और उसके हिसाब से वो नेविगेशन लिंक बनाएगा। एक्सटर्नल सर्विसेज, यानी कोई एक्सटर्नल डेटाबेस है या कंपनी का कोई बैक रूम है, बैक का कोई कंटेंट आपको दिखाना है, उसके लिए एक्सटर्नल सर्विसेज, ये भी इसमें होना चाहिए, वैसा टेम्पलेट भी होना चाहिए आपको। तो जिस तरीके से कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर या नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आप परिवर्तन करते हैं, तो चेंज मैनेजमेंट का तरीका यहां पर भी है। वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स में, यहां पर भी चेंज मैनेजमेंट का तरीका है। अब अगर आप ये चेंज मैनेजमेंट लाना चाहते हैं, तो कोड एंड गो जो वेब ऐप में होती है, वेब ऐप के डेवलपमेंट में कोड एंड गो की फिलॉसफी काम करती है। जैसे मैंने बताया, इंक्रीमेंटल तरीका है, फटाफट चीजें चेंज करते हैं और फटाफट आगे लेके आते हैं, उसको वेबसाइट पे डाल देते हैं। मतलब वेबसाइट तो पब्लिश हो ही रही है, पब्लिश्ड है ही, फटाफट चेंज करते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, जो कन्वेंशनल चेंज का तरीका है, इस वेब ऐप के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, हमको हर एक चेंज को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 क्लास है, 1 2 3 4, लिख देता हूं, 1 2 3 4। अब ये 4 क्लासेस कौन सी है? पहली क्लास ये है कि जो आपने कोई प्रॉब्लम ठीक की है, कोई एरर को दूर किया है, ओके। और मान लीजिए कोई लोकल कंटेंट, वेब ऐप पे कोई लोकल कंटेंट है, उसको ठीक कर रहे हैं या फंक्शनैलिटी को ठीक कर रहे हैं, तो ये क्लास 1 होगा। तो जैसे ही आपका यहां पर आपने क्लासिफाई किया रिक्वेस्टेड चेंज को, आपने देखा कि यार ये तो कंटेंट जो लोकल है उसको ठीक करना है, यहां चेंज करेंगे और यहां पर आ जाएंगे। मैं भी यहां के आगे बाद में बताऊंगा, पहले आपको सारी क्लासेस बता दूं। एक क्लास तो ये हो गई। दूसरा क्लास का मतलब ये है कि ऐसे चेंज जो दूसरों पे भी इफेक्ट करेंगे। मैंने यहां चेंज किया तो इस पे इफेक्ट करेगा, इस पे इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट किसी लिंक पे इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट किसी पेज पे इफेक्ट करेगा। यानी कि जो ऐसा फंक्शन चेंज जो बाकी कंटेंट ऑब्जेक्ट पे या फंक्शनल कंपोनेंट पे भी चेंज करेगा। तो क्लास 2 पे आ गया। क्लास 2 में क्या करेंगे, देखिए क्लास 2 चेंज जब आपके पास आएगा ना, तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन से आपके रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, और ये देखेंगे कि उस पर क्या परिवर्तन आ रहा है। और उसके बाद आप उस चेंजेस जो बाकी, इसमें तो चेंज होगा ही होगा, बाकी जो रिलेटेड, जो भी इससे कनेक्टेड है, उनमें चेंज जो होगा वो किया जाएगा। ठीक है जी, वो अलग हो रहा है, चेंजेस वो अलग जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 3 जो होगा, वो कंटेंट और फंक्शन हम आप चेंज करना चाहते हैं जो पूरे वेब ऐप पे फर्क पड़ने वाला है। यानी कि कोई फंक्शनैलिटी, मेजर फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है, कोई एनहांसमेंट हो रहा है, कोई कंटेंट आप हटा रहे हैं,
या ये समझ लीजिए कि कोई नेविगेशन बहुत बड़े नेविगेशन पे चेंज हो रहा है, तो उस समय क्या करेंगे, अगर उस तरीके का चेंज आता है इसको क्लास 3 चेंज कहेंगे। तो इसके लिए आपको बकायदा एक कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, रिटन डिस्क्रिप्शन कि ये चेंज क्या होगा। ये सारे टीम के पास जाएगा रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद इसको चेंज किया जाएगा। नहीं है तो आपको दोबारा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाया तो इसको मल्टीपल इवैल्यूएशन पे भेज सकते हैं, और अगर करना है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब क्लास 4 पे आते हैं। क्लास 4 पे आते हैं। क्लास 4 में होगा एक बहुत बड़ा ये डिजाइन चेंज है। ये डिजाइन चेंज है, इसमें पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज करना है, या पूरा का पूरा नेविगेशन अप्रोच ही चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। तो वो चीज जो एकदम यूजर एकदम पकड़ ले, एकदम यूजर को एकदम दिख जाए, ऐसे चेंज करने के लिए फिर क्लास 4 पे जाएंगे। यहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को भेजेंगे। यहां तो टीम मेंबर्स देख रहे हैं, या टीम मेंबर्स नहीं, यहां पर आपको यूजर को भी भेजना है। उसके बाद अगर ये ओके हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको इसका फर्दर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये चारों जो आते हैं वो यहां पर आते हैं। अब इस चेंजेस को किया जाएगा, और वो जो डिजाइन में हो या कंस्ट्रक्ट में हो उसको चेंज किया जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी, और उसके बाद वो चेंज करके आप वेब ऐप को पब्लिश कर देंगे। तो ये बात हुई आपके SCM की। बहुत शुक्रिया।